गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है जिस टॉपिक का नाम है श्वसन। क्या नाम है? श्वसन, यानी रिस्पिरेटरी इसका नाम है। ठीक, ये जो मैं आज इसी वीडियो में वन शॉर्ट वीडियो में ये श्वसन चैप्टर मैं आज खलास करने जा रहा हूँ। और आज के बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा है। केवल आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक, हो सकता है ये वीडियो लंबे समय तक जा सकता है, क्योंकि रिस्पिरेटरी सिस्टम इतना छोटा टॉपिक भी नहीं है। ठीक, तो इसलिए मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ बहुत से सारे कंपटीशन, हर एक कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उससे पूछा ही जाता है। ठीक, और कंपटीशन का भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तक इस प्रकार के टॉपिक पे लेक्चर पहुँचे और वे इसका लाभ उठा सके। तो ठीक है, हम लोग को टॉपिक का नाम है, क्या है? श्वसन। क्या है? श्वसन। तो श्वसन से जानने से पहले हम लोग ये बात को जाने कि जैसे इसके पिछले चैप्टर में हम लोग जय प्रकरण में हम लोग पढ़े थे, जो भोजन हम लोग करते हैं, भोजन करने के बाद में हम लोग को भोजन जो ग्लूकोज, इम्यूनो अम्ल या वसा अम्ल में अवशोषित किया जाता है। तो ग्लूकोज को ग्लूकोज तो पहुंच जाता है कहाँ पे? हमारे हर एक सेलों में पहुंच जाता है। ठीक, लेकिन ग्लूकोज जो होता है वो बहुत जटिल होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड है, जिसको हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, उसको और ज़्यादा ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग करते हैं, तो भोजन तो बहुत बड़ा बड़ा ही होता है। जैसे रोटी हम लोग खाते हैं, चावल खाते हैं, मीट मांस मछली खाते हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन उसको भी हम लोग सरल यानी सिंपल फॉर्म में चबाकर या बहुत से सारे एंजाइम उस पर वर्क करके उसको सिंपल करती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हम लोग को रिजल्ट प्राप्त होता है यानी ग्लूकोज, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्सर होता है। ठीक, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? श्वसन की ज़रूरत पड़ती है। क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? श्वसन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग जाने ये श्वसन कहते किसे है? श्वसन कहते किसे है? तो श्वसन कहते परिभाषा बहुत लंबा है। देखिए, श्वसन वैसे क्रिया के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिका ईंधन का ऑक्सीकरण कर चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ये टोटल हुआ हम लोग क्या श्वसन का परिभाषा। यानी कहने का मतलब है, जब हम लोग बाहरी वातावरण से क्या करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, तो हम लोग जो सांस लेते हैं तो नासिका से लेते हैं, उसके बाद से हम लोग को स्वस्थ सांस धीरे धीरे चलते चलते फेफड़ा में जाता है, और उसके बाद से ये फेफड़ा के बाद से हम लोग को एक एक सेल में वो हीमोग्लोबिन लेकर पहुंचाता है। और वहाँ पर जाने के बाद में जब उसमें से ऑक्सीजन जो जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया उसका एक चक्र चलाता है, जो कि ये सेल में ही घटना होता है।
ये चक्र चलाता है जिसका नाम है क्रेब चक्र। उस चक्र के दौरान ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। जिससे ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज जब टूटता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। साथ ही साथ हम लोग को एनर्जी भी प्राप्त होता है और जल भी प्राप्त होता है। जल और एनर्जी हमारे शरीर में रह जाता है और फिर से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वापस हीमोग्लोबिन के साथ संबंध बना के वापस से फेफड़ा के द्वारा और नासिका छिद्र के द्वारा हम लोग शरीर से बाहर निकल जाता है। ये टोटल प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, श्वसन बोला जाता है। ठीक, तो इतना हम लोग समझे जो श्वसन कहते किसे है ना। ये जो श्वसन जो होता है दो कंडीशन में हम लोग को संपन्न होता है। एक तो वायवीय, दूसरा अवायवीय। यानी कहने का मतलब एक वायु की उपस्थिति में भी श्वसन की घटना होती है, एक वायु के अनुपस्थिति में भी होती है। तो सबसे पहले हम लोग जाने जे वायवीय श्वसन कहते किसे हैं नहीं। तो वायवीय श्वसन जानने से पहले कुछ टॉपिक है जिसको हम लोग पहले फर्स्ट में जान ले। जैसे अभी हम कहे हैं ये, जैसे देखिए इस डायग्राम हम श्वसन का हम लोग यहाँ पर बनाकर ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक, जैसे हम लोग सांस जब लेते हैं तो सांस तो हम लोग को अंदर आता है। ठीक, ये हम लोग का क्या हुआ, नासिका छिद्र, नासिका वेश में हो गया, यानी नाक हो गया। ये हम लोग का हो गया टोटल, एक गला हो गया। ये हम लोग का मुंह है। ये अब टोटल ये क्या हुआ, ये ट्रेकिया हुआ। क्या हुआ, ट्रेकिया। ये दोनों तरफ हमारा लंग्स है। इसके लंग्स, दोनों के लंग्स के बीच में क्या रहता है, हार्ट रहता है। क्या रहता है, हार्ट रहता है। ये ब्रोंकल्स है, ब्रोंकियोलेंस है, वायु कोष्टिका है, पैराइटल प्लूराई। इस सब को एक एक बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे कैसे क्या काम है, किसको क्या बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले जब सांस हम लोग लेते हैं, जब सांस लेने के बाद में बहुत से सारे अभी हम बताए हैं जो बहुत से सारे एनर्जी भी हम लोग को प्राप्त होता है। जब एनर्जी हम लोग को प्राप्त होता है तो फिर मान लीजिए जैसे हम लोग सांस लिए, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज C6H12O6, इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब हम लोग क्या करते हैं, ये रिएक्शन जब करता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है प्लस H2O बनाता है। 6 यहाँ पर रोक दीजिए, 6 यहाँ पर रोक दीजिए। ठीक, उसके बाद से थोड़ा सा और सुंदर से यहाँ पर लिख देते हैं, H2O प्लस ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है, ऊर्जा। तो ये हुआ ग्लूकोज का फार्मूला। क्या हुआ, ये ग्लूकोज का फार्मूला हुआ। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हुआ, ये टूटा। ठीक, बहुत से सारे एंजाइम की उपस्थिति भी इस पर रहता है, जिसके चलते ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। और टूटने के बाद में हम लोग उत्पाद के रूप में क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जल आता है और ऊर्जा आता है। ये दो चीज़ हमारे शरीर में रह जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर शरीर से फिर से निकल जाता है। ठीक, जल हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग के शरीर में 65 से 70% जल की पर मात्रा रहता है। किसी भी व्यक्ति के वजन के हिसाब से उसके शरीर में पानी की मात्रा 65 से 70% रहता है। अब उसके बाद से ये ऊर्जा हो गया। क्या हो गया, ये ऊर्जा। ये ऊर्जा जो होता है तो जैसे हम बहुत बार सांस हम लोग लेते हैं, बहुत बार सांस लेंगे, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होने के बाद में यही चीज़ हम लोग प्राप्त होगा। तो ऊर्जा जो है एक जगह जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, एक जगह जमा हो जाता है, जिसका नाम है ATP, यानी एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। उसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ATP। वहीं से पूरे शरीर में जहाँ जहाँ पर आवश्यकता पड़ता है ऊर्जा के, वहाँ पर पहुँचाया जाता है। जो चीज़ उसका परिवहन के काम करता है उसका नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी द्वारा हमारे शरीर में
चारों तरफ जहाँ जहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है वहाँ वहाँ पर पहुँचता है। इसीलिए इसको एटीपी को सार्वजनिक वाहक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वजनिक, यानी सभी जगहों पे इस ऊर्जा एटीपी द्वारा क्या किया जाता है? भिजवाया जाता है। ठीक। और चूंकि ये जो है ये घटना, यानी ये जीवित चीज़ों में होता है, जीवित प्राणियों में ये होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? जैव ऊर्जा पड़ गया। क्या नाम पड़ गया है? जैव ऊर्जा। ठीक है, जैव ऊर्जा। और एटीपी का दूसरा नाम क्या होता है? ऊर्जा ग्रह घर। क्या बोलते हैं? एटीपी को ऊर्जा घर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। और एटीपी को क्या बोलते हैं हम लोग? जैव ऊर्जा। क्या बोलते हैं? जैव ऊर्जा। क्योंकि ये जो घटना होता है जीवित प्राणियों में होता है, इसीलिए इसका, यानी जीवित कोशिकाओं में ये होता है, इसीलिए जिसका कोशिका जीवित रहेगा वहीं पे क्या रहेगा? ग्लूकोज रहेगा। और ग्लूकोज जब वहाँ पर रहेगा तभी जो आदमी क्या करेगा? श्वसन करेगा। श्वसन में जो ऑक्सीजन जो जाएगा तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा। जो डेथ चीज़ है उसमें तो डेथ सेल रहेगा तो उसमें तो किसी प्रकार के ऑक्सीजन जाए या ना जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए इसमें मेन रोल निभाता है कौन? ग्लूकोज। क्या बनने में आता है? ग्लूकोज। इसीलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इस टोटल प्रक्रिया को संपन्न करने में इसका मेन रोल किसका है? ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर नहीं रहता तो ऑक्सीजन जाए ना जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक। किसी कीमत में हम लोगों का ना कार्बन डाइऑक्साइड बनता और नहीं जल बनता और नहीं किसी प्रकार की ऊर्जा बनता। ठीक। इसीलिए ये ग्लूकोज का नाम क्या पड़ गया है? क्या पड़ गया है? ग्लूकोज का नाम कोशिकीय ईंधन पड़ गया है। ठीक है, ग्लूकोज का नाम क्या पड़ गया है? कोशिकीय ईंधन। ठीक। अब देखिए इतना हम लोग समझ गए कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, जैव ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक, सार्वजनिक वाहक किसे कहते हैं। ठीक। उसके बाद से हम लोग श्वसन की परिभाषा हम लोग जान चुके हैं। ठीक। कैसे कैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक डाउन होता है वो हम लोग जान चुके हैं। ठीक। अब ये जो श्वसन जो होता है अभी हम कुछ देर पहले हम चर्चा किए हैं, दो कंडीशन में होता है, एक वायवीय एक अवायवीय। तो सबसे पहले हम लोग जाने अवायवीय। किसके बारे में जाने हम लोग? अवायवीय। अवायवीय यानी वायु के अनुपस्थिति में यदि ग्लूकोज अगर टूटता है, ठीक, तो कंप्लीट रूप से ये तो जब भी जैसे वायु की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज के आंशिक भाग टूट पाता है, कंप्लीट रूप से टूट नहीं पाता है। क्योंकि अब अभी हम लोग पढ़े हैं जे वायु के उपस्थिति में ही ग्लूकोज टूटता है, तो वायु वहाँ पर होगा नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा, तो जाहिर से बात है कि वहाँ पर जो भी ग्लूकोज होगा वो किसी कीमत में टूटेगा नहीं। जब ग्लूकोज टूटेगा नहीं तो ये जो घटना जो होता है कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय श्वसन जो होता है कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में। प्रथम ही चरण में ही इसका घटना संपन्न हो जाता है। कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में होता है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं, इस डायग्राम पे। जैसे अभी हम बताए हैं आप लोगों को कि ग्लूकोज टूटता है कहाँ पे? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक। ये घटना कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव में। किसके उपस्थिति में होता है? ये अवायवीय श्वसन के अनुपस्थिति में होता है। जैसे अवायवीय श्वसन के अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज को कोशिका द्रव में जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो इसमें क्या निकल के आता है? पायरुवेट बनता है और एटीपी यानी बहुत सारे ऊर्जा भी इसमें बनता है। ठीक। अब देखिए अब इस पायरुवेट को अगर हम ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ये भी लिखे ना, यानी एब्सेंटी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखे, थोड़ा जगह का कमी था।
ये जो घटना होता है ईस्ट में होता है, कहाँ पर होता है, ये ईस्ट में होता है। एक प्रकार के क्या है, एंजाइम है। क्या है ये, एंजाइम। ईस्ट क्या है, एंजाइम है, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब पाइरुवेट को जो तोड़ा जाता है तो हम लोग को दो चीज़ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक तो इथेनॉल प्राप्त होता है, दूसरा का कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हम लोग जान जाएं जो कि पाइरुवेट को जैसे हम लोग तोड़ते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ते हैं, एक घटना ईस्ट में कराया जाता है, तो उत्पाद के रूप में हम लोग दो चीज़ प्राप्त होता है, एक इथेनॉल और दूसरा में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, उसके बाद से क्या होता है कि अगर वहीं पी आर का मतलब समझिएगा लोग, प्रेजेंट। क्या लिखा है, प्रेजेंट। पी आर का मतलब प्रेजेंट, आप समझिए, क्योंकि जगह कम था इसलिए हम उसमें थोड़ा सा शॉर्ट कवर में लिख दिए। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी प्रेजेंटेशन में एक घटना अगर कराया जाता है, पाइरुवेट को अगर तोड़ा जाता है, तो समझ जाइए जी हम लोग को क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, साथ ही साथ बहुत से सारे ऊर्जा प्राप्त होता है। ये जो घटना जो होता है कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, पहला चरण तो होगा पहला चरण तो होगा आपका हम लोग का कोशिका द्रव में। दूसरा का चरण कहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट हो जाता है किसके उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में। उसके बाद से क्या होता है, अगला जो है, अगर ऑक्सीजन के O2 के अभाव में, क्या लिखे हैं, O2 के अभाव में जब हम लोग पाइरुवेट को जब तोड़ते हैं, तो ये जो घटना होता है पेशी कोशिका में होता है। कहते हैं किसमें होता है, पेशी कोशिका में होता है। तो उससे क्या प्राप्त होता है हम लोग को, उससे प्राप्त होता है लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल होता है। जैसे हम आज तक कोई दौड़ नहीं दौड़े हैं, अगर तुरंत हम कल सुबह में जाएं और फील्ड के 4 राउंड मार कर आएँ, जैसे 4 राउंड मारेंगे तो कुछ देर के बाद में हमारे पैर में, यानी जिस पार्ट से ज़्यादा हम वर्क किए रहेंगे, हमारे रूल के हिसाब से ज़्यादा अगर वर्क किए रहेंगे, तो समझिए रूटीन का जहाँ विरोध किए उसके बाद से वहाँ पर दर्द हो जाएगा। जो दर्द होगा तो समझ जाएंगे हम लोग कि वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनना प्रारंभ हो गया है। क्यों बनना प्रारंभ हो गया, क्योंकि हमारे शरीर जो है बैलेंस में है। एटीपी को भी मालूम है और गोल्जी बॉडी को भी मालूम है जी इनके किस शरीर में कितना वर्क रेगुलरली, कौन सा शरीर कितना वर्क रेगुलरली करता है। लेकिन अगर वहीं हम किसी दिन अनबैलेंस वर्क हम कर देते हैं, तो वहाँ पर जितना रूटीन बन गया है, इतना एनर्जी यहाँ पर लगता है तो उतना ही जाएगा, उससे थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अगर आवश्यकता से ज़्यादा अगर हम वर्क कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन के अभाव पड़ जाएगा, यानी ऑक्सीजन वहाँ पर समय से पहुँचेगा नहीं। जब समय से जब नहीं पहुँचेगा तो एक एसिड का निर्माण होता है, यानी एसिड बनना शुरू हो जाता है। इस एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड। क्या नाम है, लैक्टिक एसिड। उस समय उस अंग से, उस पार्ट से दर्द होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये हम लोग दवा खाकर भी उसको ख़त्म मेंटेन कर सकते हैं, या नहीं तो इसी तरह उस काम को अगर हम छोड़ देंगे तो आने वाला समय में धीरे धीरे एनर्जी पहुँच कर और उस लैक्टिक एसिड पर वर्क करके वो उसका लैक्टिक एसिड का जो प्रभाव है उसको ख़त्म कर देगा और हम लोग का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। ठीक, ये जो यहाँ पर जो हम ऑक्सीजन के एब्सेंटी में हम बताए हैं कि ऑक्सीजन के एब्सेंटी में पाइरुवेट को जो तोड़ा जाता है तो हम लोग का प्राप्त होता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किंडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किंडोन बोलते हैं। समझ में आया ना। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए, अभी तक हम लोग जब भी चर्चा किए हैं, किसके चर्चा किए हैं, वायुव्य श्वसन के किए हैं। किससे किए हैं, वायुव्य श्वसन के किए हैं। अगला में हम लोग समझने जा रहे हैं, अभी तक जो चर्चा की है अवायुव्य, किसका, अवायुव्य। अब जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वायुव्य श्वसन, किसका, वायु श्वसन। ये जो होता है, ये जो घटना होता है वायु श्वसन, अभी यहाँ पर अभी हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं। वायु श्वसन होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। किस में तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। ये जो होता है कंप्लीट रूप से क्या होता है, ग्लूकोज का
विखंडन होता है, पायरुवेट का विखंडन होता है, जिसमें हम लोग का क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में मिलता है, जल मिलता है और ऊर्जा मिलता है। ये दो चीज़ जल और ऊर्जा हम लोग के शरीर के अंदर रह जाता है, लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः जब सांस हम लोग छोड़ते हैं तो फेफड़ा के माध्यम से होते हुए नासिका छिद्र से बाहर निकल जाता है। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन बोलते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग जान लें जे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या होता है। वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ठीक, उसके बाद से अवायवीय जो श्वसन होता है ये जो होता है प्रथम चरण में ही कोशिका द्रव में संपन्न हो जाता है, लेकिन वायवीय श्वसन होता है ये प्रथम चरण में एक कोशिका द्रव में होता है और दूसरे चरण में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। ठीक, उसके बाद से जो होता है क्या, जो वायवीय श्वसन में जब वायवीय श्वसन जब हम लोग करते हैं तो हम लोग उसका उत्पाद के रूप में हम लोग का प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और साथ ही साथ बहुत से सारे ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक, अवायवीय जो श्वसन जब होता है ये होता है कहाँ पे, कोशिका द्रव में होता है, उसके उसमें उत्पाद के रूप में हम लोग का मिलता है, ए इथेनॉल मिलता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल की प्राप्ति होता है। ये जो वायवीय श्वसन जो होता है अवायवीय श्वसन के तुलना में ज़्यादा एनर्जी देता है, यानी ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होता है। ये हम लोग को ये 4-5 ये क्या रहा, ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का ये अंतर रहा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से इस बात को अभी तक समझ गए होंगे। ठीक, अब हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि पौधों में श्वसन, क्या पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना है पौधों में श्वसन। क्या पढ़ना है, पौधों में श्वसन कैसे होता है, इस टॉपिक पर हम लोग क्या करना है, विचार करना है। तो पौधों में श्वसन क्या होता है, ये पौधे जो होती है ये अपना पत्ती से भी सांस ले सकता है, अपना त्वचा से भी सांस ले सकता है, अपने जड़ से भी सांस ले सकता है। यानी पत्ता में जिस भाग से वो सांस लेता है उसको बोलते हैं रंध्र बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोमाटा। क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा। और ये बहुत से सारे पुराने पेड़ पौधे होता है जो कि ये अपना श्वसन करता है, क्या चीज़ से, अपने जो क्या बोलते हैं उसके छाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो उसके बाहरी जो लेयर होता है उससे वो सांस लेता है, जिस भाग से वो सांस लेता है उसको बोलते हैं वात रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वात रंध्र बोलते हैं। और उसके बाद से ये सांस लेता है क्या चीज़ से, अपने जड़ से, जो मूल रोम होता है वो मूल रोम से अपना श्वसन करता है, क्योंकि मिट्टी में भी ऑक्सीजन की मात्रा रहता है और उससे भी वो क्या कर सकता है, वो मिट्टी से भी अपना श्वसन की प्रक्रिया कर सकता है। तो पेड़ पौधा में ये खूबी होता है ये अपने शरीर के किसी भी भाग से श्वसन की प्रक्रिया कर सकता है, यानी जब पत्ता से भी कर सकता है, अपना टहनी से भी कर सकता है, अपने शाखाओं से भी कर सकता है, अपने जड़ से भी कर सकते हैं, यानी सब पार्ट उसके लिए अवेलेबल है। पत्ता से करेगा तो वात रंध्र से करेगा, जो अपना वो शाखा से करेगा तो उसमें रहता है वात रंध्र, उससे कर लेता है, इसे मूल रोम से कर लेता है। ठीक है, हेयर रूट जिसको बोलते हैं। ठीक, अब देखिए जब ये पेड़ पौधे जब श्वसन करता है तो श्वसन के रूप में क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। जिस तरह मनुष्य यानी जीव जंतु श्वसन में ऑक्सीजन लेता है, उसी तरह पेड़ पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन लेता है। ठीक, तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अब तो अभी तो सुने होंगे जो भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वो भोजन अपना बनाने के लिए लेता है। क्या चीज़ के लिए लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है अपना भोजन बनाने के लिए लेता है, ना कि ये वो श्वसन के लिए लेता है। जब कोई भी पेड़ पौधे जो, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक पेड़ मैं बनाता हूँ, थोड़ा देर के लिए समझ सकते हैं आप लोग। ठीक, ये समझिए उसका जड़ हो गया,
ये उसका पेड़ हो गया। ठीक, ये लेता है क्या, ऑक्सीजन, छोड़ता है क्या, CO2, यानी ई हो गया ऑक्सीजन, लिया ऑक्सीजन, छोड़ा CO2। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस श्वसन में लेता है, जिस तरह जीव जंतु अपना श्वसन में लेता है ऑक्सीजन और छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह पेड़ पौधे में लेता है ऑक्सीजन, छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये प्रक्रिया कब होता है, दिनों में होता है। क्या होता है, दिन में लेगा ऑक्सीजन, छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और पुनः इसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से वापस क्या करता है, दिन में ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से फिर से वापस ले लेता है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को, जो इसके द्वारा त्यागा गया जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी को क्या करता है, अपने भोजन के रूप में इसको प्राप्त कर लेता है। तो जैसे भोजन, जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब लेगा, CO2 को लेता है, अब ठीक, जैसे CO2 को लेता है और जल के साथ में जैसे अभिक्रिया होता है, ठीक है, तो जब जैसे इस पर सनलाइट जब इस पर पड़ता है ना, जैसे सनलाइट पड़ता है तो जो जल का जो हाइड्रोजन होता है अलग हो जाता है, और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये जल जो हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ऑक्सीजन से संपर्क करके इसका ग्लूकोज बना देता है। क्या बनाता है, C6H12O6, क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। ग्लूकोज जो कि जो है पेड़ पौधों के लिए क्या है, भोजन है। पेड़ पौधों में खूबी होता है, जिस तरह मनुष्य में ये है, ये जटिल चीज़ों को सरल चीज़ में कन्वर्ट करके उसका ग्रहण करता है, लेकिन पेड़ पौधे जो है वो सरल चीज़ों को जटिल चीज़ों में कन्वर्ट करके अपना ग्रहण करता है। जिससे एक ग्लूकोज क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड है, उस रूप में ये अपना भोजन बनाता है। उसके बाद से जो ऑक्सीजन जो रहता है क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अब ये रिलीज हो जाता है किस में, ये हम लोग का पर्यावरण में रिलीज हो जाता है और हम लोग तक पहुंचता है, और हम लोग उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। तभी हम लोग का जो, हम लोग के अंदर जो ग्लूकोज रहता है वो इसके द्वारा छोड़े हुए ऑक्सीजन से टूट पाता है। अगर नहीं छोड़ता, हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो हम लोग इस ग्लूकोज को तोड़ नहीं पाते और हम लोग जीवित भी नहीं रह पाते। लेकिन वहीं रात में क्या होता है, इसी पेड़ पौधे से, अब लिया तो ऑक्सीजन, छोड़ दिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, लिया ऑक्सीजन, छोड़ दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ने को तो छोड़ दिया, लेकिन रात में तो सूरज का प्रकाश है ही नहीं है। जब सूरज का प्रकाश जब नहीं है, अब यही कार्बन डाइऑक्साइड अब हमारे वातावरण में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब उसी पेड़ के नीचे कोई अगर लगातार अगर सो जाता है, तो ये जिस माहौल में रहेगा तो वहीं तो श्वसन में लेगा। अब जो है पेड़ के नीचे, अब इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा हुआ चीज़, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, अब ऑलरेडी पर्यावरण में भी कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा हुआ है, और पेड़ भी अपना अनधुन छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके नीचे आदमी सोया हुआ है, और लंबे समय तक अगर सोया रह जाता है, तो समझ जाइए आने वाला समय में व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। तो ठीक है, तो इसमें NCERT में क्वेश्चन भी है, आता है जो क्या कारण में है कि पेड़ के नीचे रात में लगातार सोने से आदमी बीमार पड़ जाता है। इसका कारण यही है, ये जो रात में जो ये रिलीज करता है पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड, पुनः ये इसको फिर से अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाता है, क्योंकि इसको सनलाइट प्राप्त होता ही नहीं है। सनलाइट मिलता तब नहीं इसको इस्तेमाल करता है। अब सनलाइट इसको मिला ही नहीं, अभी इस्तेमाल किया नहीं, जो रिलीज किया कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही रह गया, इसको फिर से वापस इसको ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस आया नहीं, इसको भोजन ये बनाया नहीं। ठीक, ये हम लोग का टोटल लफड़ा हो जाता है। ठीक, अब देखिए अगला बात क्या है, ये जो है ये पेड़ पौधे जो होता है, इसको जीव जंतु की तुलना में कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी पेड़ पौधे एक जगह जब उग जाता है, तो अपने मरने के समय तक वहीं पर रहता है, नहीं दौड़ता है, न फिर दौड़ना है, नहीं बोलना है, न आना है, न जाना है, न टहलना है, न कुछ करना है। तो इसीलिए इसको कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन हम लोग को ज़्यादा, इसके तुलना में जीव जंतु को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगहों पर हम लोग जाते हैं। और दूसरा बात यह है कि पेड़ पौधे अपने शरीर के किसी भी भाग से अपना श्वसन की प्रक्रिया कर सकते, पत्ता से करिए रहा है, अपना तना से करिए रहा है, यहाँ तक कि जो धरती के अंदर है जड़, उसमें भी करिए रहा है। ठीक है, इसमें जो होता है क्या,
जिस तरह हम लोग जीव जंतु में क्या होता है, जीव जंतु के तरह पेड़ पौधों में किसी भी गैसों का परिवहन करने के लिए स्पेशल चीज़ नहीं होता है। जिस तरह हम लोग को परिवहन के लिए अलग अलग चीज़ बनाया गया है, जैसे ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीजन को परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल कोई चीज़ नहीं होता है। कोई दिक्कत, इसीलिए ये कहीं से भी अपना सांस से बेचारा ले सकते, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला हम लोग को पढ़ना है क्या, जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। क्या चीज़, जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। तो थोड़ा सा हम इसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जगह हमारे पास कम है। नहीं, इसको हम मिटाते हैं, इस टॉपिक की अभी ज़रूरत हम लोग का नहीं है। ठीक, इसका ज़रूरत पड़ सकता है, इसीलिए इसको रखते हैं। अब हम बताते हैं जंतुओं में गैस का आदान प्रदान। तो जंतुओं में गैस का आदान प्रदान। ठीक, अब जंतुओं में गैस का आदान प्रदान, तो बहुत से सारे जीव जंतु है जो कि एक कोशिकीय होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय, जैसे अमीबा हो गया, नहीं, टिड्डा हो गया, पैरामीशियम हो गया। इसको ये जो अपना गैस का आदान प्रदान विसरण विधि से करता है, डिफ्यूजन मेथड से ये अपना करता है, क्योंकि ये जो जीव जो होता है डायरेक्ट क्या पर्यावरण के संपर्क में रहता है और इसको उतना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं रहता है, क्योंकि शरीर भी थोड़ा छोटा है, इसीलिए थोड़ा सा भी एनर्जी इसको प्राप्त हो जाता है, इसका काम चल जाता है। लेकिन बहुत से सारे बड़े बड़े जीव है, जैसे जीव जंतु हो गया, जैसा मनुष्य हो गया, नहीं, गाय भैंस हो गया, नहीं, इस तरह के जो बहुत ऐसे जीव है जिसको श्वसन के लिए क्या स्पेशल एक किसी खास अंग की ज़रूरत पड़ता है। इसको अपने हर एक आवश्यकता ये विसरण मेथड से अपना पूरा नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको अपना खास अंग की ज़रूरत पड़ता है। ठीक, अब हम लोग जैसे जंतुओं में, जंतु जो होता है उसमें श्वसन में कौन कौन से भाग, श्वसन हम लोग क्या क्या चीज़ से श्वसन कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं श्वास नली, क्या बोलते हैं, श्वास नली। दूसरा का जो होता है क्या होता है, गिल्स, गिल्स। तीसरा का जो होता है फेफड़ा, क्या होता है, फेफड़ा, क्या होता है, फेफड़ा। नहीं तो बड़े बड़े जो जीव जंतु हैं, नहीं तो अपना श्वास नाली से अपना सांस ले लेते हैं, नहीं तो गिल्स से सांस लेते हैं, नहीं तो फेफड़ा से। और अभी हम लोग विचार करें जो कौन कौन जो जीव होता है क्या क्या चीज़ से सांस लेता है। जैसे श्वास नली, श्वास नली से जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं डायरेक्ट अपना श्वसन की प्रक्रिया श्वास नली से ही कर लेते हैं, उसको किसी प्रकार के नासिका छिद्र की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वो श्वास नली से ही ले लेते हैं। इसके पूरे शरीर में जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इनके पूरे शरीर में ये श्वसन के लिए डक्ट होता है। क्या होता है, डक्ट, श्वसन नलियाँ होती है, बहुत पतली पतली श्वसन नली होती है, जो कि जो पूरे शरीर में क्या किया जाता है, रन कराया जाता है श्वास को। इसका कारण यह है क्योंकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन यानी HB, इसको शॉर्ट भर में बोलते हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, बंधक बनाकर लेकर पूरे शरीर में एक एक सेल में पहुंचाने का काम करता है। लेकिन अब हीमोग्लोबिन है ही नहीं है तो ऑक्सीजन को लेके जाएगा कौन। अगर मान लीजिए उसके शरीर में पूरे उसके एक एक सेल में कोई भी कीड़े मकोड़े है, जैसे कीड़े मकोड़े तिलचट्टा हो गया, टिंडा हो गया, ये सब जो छोटे छोटे जीव हो है, जैसे मछली में इधर आ जाइएगा तो झींगा मछली हो गया, ये सब जो मछलियाँ होती है ये
सॉरी झींगा मछली नहीं होगा, सॉरी, टिंडा हो गया और तिलचट्टा हो गया, इस सब के शरीर में क्या नहीं रहता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं रहता है, जिसके चलते इसके शरीर में क्या होता है, पतले पतले सांस के लिए क्या रहता है, डक्ट रहता है। उस डक्ट से इसके शरीर में पूरा क्या रहता है, ऑक्सीजन फैल जाता है। अगर यही डक्ट अगर नहीं रहता तो उसके शरीर में क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन पहुंचता नहीं और वो क्या हो जाता है, मौत की घाट उसका उतर जाता है। ठीक, कोई दिक्कत। अब अगला देखिए, अब गिल्स से सांस कौन कौन लेते हैं? गिल्स से सांस मछलियां लेती है और गिल्स से सांस कौन लेता है? मेढक भी लेता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने मेढक के बारे में। मेढक जो होता है, मेढक जो होता है गिल्स से भी सांस लेता है, फेफड़ा से भी सांस लेता है, साथ में साथ स्किन से भी अपना सांस ले लेता है। गिल्स से भी सांस लेता है, फेफड़ा से भी सांस लेता है, साथ साथ स्किन से ले लेता है। तो हम लोग कंडीशन जाने किस किस कंडीशन में वो मेढक जो होता है अपना कहाँ कहाँ से सांस लेता है। गिल्स सबसे जाने पहले स्किन। जब कोई मेढक मिट्टी के अंदर रहता है, क्या चीज़ में रहता है, मिट्टी के अंदर जब रहता है तो स्किन से सांस लेता है। मिट्टी के अंदर रहेगा तो स्किन से सांस लेगा। ठीक, पानी में रहेगा बेचारा तो गिल्स से सांस लेगा। ये खुले धरती पर रहेगा तो फेफड़ा से सांस लेगा। देखिए तो कितना इसके सुविधा है, कहीं भी रहे। लेकिन हम और आप तनी पानी में रुक के तनी आजमा लें, धरती में समाधि लेके जब ना लें, मकबरा ना बन गया हम लोग के नाम से तो बात करा गया। हाँ, मालूम पड़ेगा जब माइक में लगेगा पुकाराने, एक जरूरी ऐलान, ये फलाना आदमी का इंतकाल हो गया है और इतना बजे इनका जनाजा निकलेगा, आप उसमें शरीक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग में ये सुविधा नहीं है। हम लोग केवल इस खुले वातावरण यानी धरती पर ही रह कर सांस ले सकते हैं, धरती के अंदर नहीं ले सकते हैं, पानी के अंदर नहीं ले सकते। लेकिन देखिए ये मेढक जो है ये धरती के अंदर सांस ले लेगा बेचारा, ये पानी के अंदर ले लेगा, धरती पर ले लेगा, सब सदाबहार है। ठीक, ये रहा किसका, मेढक के कहानी। अब हम लोग जाने मछली। मछली जो होती है अपना गिल्स से सांस लेती है। क्या चीज़ से लेती है? गिल्स से सांस लेती है। मछली का जो आँख होता है, आँख के जस्ट पीछे उसका गलफड़ा होता है। क्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं गलफड़ा, इंग्लिश में बोलते हैं गिल्स। उस गलफड़ा में जो होता है, उस गलफड़ा में छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं जिसको बोलते हैं गिल्स कोष्ठक। क्या बोलते हैं? गिल्स कोष्ठक। उसी के माध्यम से वो अपना सांस श्वसन की प्रक्रिया करती है। क्योंकि उस गिल्स में यह क्षमता होता है, क्योंकि जल में जो होता है H2O रहता है। क्या रहता है? जल जो बना रहता है क्या चीज़ से बना रहता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना रहता है। उस गिल्स में यह क्षमता होता है कि हाइड्रोजन को अलग कर दे और ऑक्सीजन को अलग कर दे। हाइड्रोजन को अलग कर दे तो हाइड्रोजन के कोई यूज उसके शरीर में नहीं है और वही ऑक्सीजन को क्या करता है, वो ग्रहण कर लेता है। लेकिन पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहता है। इस तरह खुले जगहों पर जिस तरह हम लोग अभी सांस ले पाते हैं, उतना पानी में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं हो पाता है, जिसके चलते मछलियाँ आप लोग ध्यान से देखे होंगे किसी तालाब में या नदी नाले में कि मछलियाँ अपने गिल्स को बहुत तेजी चलाती है सब। क्योंकि एक गिल्स से जब तेजी चलाएगी सब, तब जाके इस सब का ऑक्सीजन के पूर्ति हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अपने धारा के दिशा में अपने मुंह को किए रहती है ताकि उससे अपना भोजन भी ले सके और पानी भी ले सके। जिससे वो पानी को फिर से जैसे मुंह को दबाएगी सब, गिल्स के माध्यम से पानी निकलेगा और उसमें से हाइड्रोजन को और रिलीज कर देगा सब, और ऑक्सीजन को अपने शरीर में इस्तेमाल कर लेता है सब। ठीक, ये रही हम लोग को क्या, मछलियों की कहानी है। अब देखिए ये गिल्स से सांस वो झींगा भी लेता है सब, झींगा मछली। ठीक है, सिप के नाम आप लोग सुने होंगे, झींगा मछली के नाम आप लोग सुने होंगे। ये गिल्स से ही सांस लेता है सब। गिल्स से सांस ऐसे मेढक भी लेता है, गिल्स से सांस मछलियाँ भी लेती है सब। ठीक, उसके बाद से देखिए अब फेफड़ा से। फेफड़ा से सांस कौन कौन लेता है? फेफड़ा से जो सांस जो लेता है वो वर्टिब्रेटा के अंतर्गत जो भी जीव जंतु आते हैं वो लेते हैं
फेफड़ा से, ठीक है। जैसे ये फेफड़ा से जो श्वसन होता है किसमें, वायुव्य श्वसन होता है। कौन होता है, वायुव्य श्वसन होता है। जैसे इसमें श्वसन में जो होता है फेफड़ा से श्वसन, हम लोग जीव जंतु है वो भी कर लेगा, जीव जंतु यानी उसमें मनुष्य भी आ जाएगा, ठीक। और साथ ही साथ जितने भी धरती पर रेंगने वाला, जैसे सर्प हो गया और छिपकली हो गई, ठीक। ओ क्या बोलते हैं, छिपकली यानी लिजार्ड यानी सर्प हो गया, कछुआ हो गया, ठीक। अगर मगरमच्छ हो गया, ठीक। और जितने भी पक्षियाँ हैं ये सब के सब क्या इस चीज़ से सांस लेते हैं, सब फेफड़ा से सांस लेते हैं। यानी मनुष्य भी ले सकता है, गाय भैंस भी ले सकती है, बकरी खसी भी ले सकता है, सब फेफड़ा से सांस लेता है सब। घोड़ा भी सांस लेता है। उसके बाद से मान लीजिए इधर जितने भी रेंगने वाला है, जैसे छिपकली हो गई, और सर्प हो गया, नहीं, और मगरमच्छ हो गया, जो भी पक्षी है ये सब के सब किससे सांस लेता है, सब फेफड़ा से सांस लेता है सब, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग इसमें अब अगला टॉपिक हम लोग नया निकल के आता है। अब जो पहले फर्स्ट में अब हम लोग जाने ये मानव श्वसन, क्या जाने, अभी हम लोग जंतु को खत्म, ये अब मानव के स्पेशल हम लोग जाने ये मानव श्वसन क्या होता है। मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र में क्या आता है, मानव श्वसन तंत्र में आता है नासिका, नासिका छिद्र। 2 नंबर में आता है क्या, नासिका छिद्र के बाद में आता है क्या, आता है स्वर तंत्र, स्वर तंत्र, क्या आता है, स्वर तंत्र। उसके बाद से आता है हम लोग को 3 नंबर में आता है क्या, क्या क्या आता है, ट्रेकिया यानी श्वास नली, श्वास नली। उसके बाद से 4 नंबर में आता है क्या, फेफड़ा, क्या आता है, फेफड़ा। तो देखिए, तो मानव श्वसन तंत्र में 4 चीज भाग लेते हैं। एगो नासिका होता है, नासिका छिद्र होता है, स्वर तंत्र होता है, श्वास नली होता है, उसके बाद से फेफड़ा होता है। तो पहले फर्स्ट में हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं क्या चीज़ का, नासिका छिद्र का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। ये जो नासिका छिद्र जो होता है, हम लोग जो मुंह के जो मुंह है इसके जस्ट ऊपर है, इसी को नासिका छिद्र बोलते हैं। नासिका यानी नाक, छिद्र यानी छेद, इसी को नासिका छिद्र बोलता है, ठीक। ये जो नासिका जो छिद्र होता है, इसको इसको जो खाली जगह है इसको नासिका भीष्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नासिका भीष्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नासिका भीष्म बोलते हैं। इस नासिका भीष्म को के बीच में एक दीवार जैसे एक भाग होता है, ये तो साइड साइड का हो गया, दीवार के जैसे ये नासिका 2 को छिद्र होता है, दोनों छिद्र को अलग अलग सेपरेट करने वाला एक दीवार जैसे एक कार्टिलेज के दीवार रहता है, ठीक। उसका नाम क्या पड़ता है, नासा पट्टिका बोलता है। क्या बोलता 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 है, जो हम लोग को नाकों को दोनों तरफ सेपरेट अलग अलग करता है उसको बोलते हैं नासा पट्टिका। उसके बाद से आता है हम लोग को प्रकोष्ठ आता है। क्या आता है, प्रकोष्ठ। तो प्रकोष्ठ क्या होता है, प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ क्या होता है, जो नाक के जो अगले जो भाग जो छिद्र जो दिखाई देता है यही क्या कहलाता है, प्रकोष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकोष्ठ। इसमें बहुत छोटे छोटे रोम यानी बाल रहता है, और इस बाल के उस नाक के अंदर में रोल क्या होता है कि जैसे हम लोग वायुमंडल से
वायुमंडल से क्या लेते हैं, हवा लेते हैं, यानी गैस जो लेते हैं वो ये इसी नाक के रास्ते से हम लोग को शरीर के अंदर में जाता है। जब शरीर के अंदर जब जाता है तो होता क्या है कि जैसे जैसे ही जाएगा तो उस वायु में नाइट्रोजन भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा। मुख्य रूप से यही 3 ठो गैस उसमें रहता है। उसके साथ में बहुत से सारे धूल कण भी रहता है जो कि ये उसी गैस में समाहित रहता है और हम उसको सांसों में हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। अब इसे ये जो प्रकोष्ठ जो होता है, प्रकोष्ठ, इसका रोल इसमें जो रोम होता है यानी बाल होता है, उस बड़े बड़े धूल कण को क्या करता है, रोक लेता है। क्या करता है, रोक लेता है। रोकने के बाद से तब उसके बाद से आगे जाने देता है। जैसे ही प्रकोष्ठ खत्म होता है उसके बाद से अगला जो हम लोग को जस्ट पार्ट निकल के आता है जिसका नाम है घ्राण क्षेत्र। क्या बोलते हैं, घ्राण क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घ्राण क्षेत्र। घ्राण जो क्षेत्र जो होता है, घ्राण क्षेत्र के, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी। इसी के माध्यम से इसका रोल यही होता है कि घ्राण क्षेत्र में जो होता है क्या रहता है, घ्राण क्षेत्र में क्षमता होता है सूंघने की। घ्राण क्षेत्र में क्षमता होता है सूंघने की, यानी सुगंध और दुर्गंध इसी से हम लोग महसूस करते हैं, घ्राण क्षेत्र से। अगर किसी के घ्राण क्षेत्र क्या हो जाए, ब्लॉक कर जाए, तो किसी सुगंध या दुर्गंध का उसको महसूस नहीं होगा। चाहे कोई कितना हो स्वादिष्ट भोजन बने, चाहे कितना हो गंदगी रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसका घ्राण क्षेत्र जो क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। ठीक, ये जो होता है मनुष्य में बहुत छोटा होता है घ्राण क्षेत्र, मनुष्य में बहुत छोटा होता है, लेकिन बहुत से सारे जानवर होते हैं, जानवरों में घ्राण क्षेत्र की क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, जिसके चलते वो बहुत से दूर से किसी सुगंध या दुर्गंध का एहसास कर लेता है और वहाँ तक वो अगर जाने वाला रहता है तो वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक, उसके बाद में होता है श्वास क्षेत्र। क्या होता है, श्वास क्षेत्र होता है। ठीक, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक, ये जो नाक जो होते हैं, नाक यानी नाक के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ के हर हमेशा स्राव होता रहता है, जिसका नाम क्या पड़ता है, म्यूकस पड़ता है। क्या नाम पड़ता है, म्यूकस। तो म्यूकस जो पड़ता है ये चिपचिपा होता है। क्या होता है, चिपचिपा। और नाक के जो छिद्र, भले यहाँ पर हम लोग को समझ में आता है कि नाक के छिद्र जो है एकदम डायरेक्ट सीधा है, लेकिन नाक के छिद्र सीधा नहीं होता है, बहुत घुमावदार होता है, यानी टेढ़ मटेढ़ होता है, जिसके चलते इसको नाम पड़ गया, क्या पड़ गया, इसका नाम कांची पड़ गया। इसके घुमावदार होने के चलते, ये नाक को घुमावदार होने के चलते इसका नाक पड़ जाता है का कांची। का नाम पड़ जाता है, कांची। ठीक, इसके मुड़ेदार होने के चलते। ठीक, उसके बाद से देखिए, ये जो नाक जो है कहाँ है, घुमावदार है, उसमें क्या रहता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसका नाम है म्यूकस। जिसे बहुत से धूल कण है जो कि बड़े बड़े हैं, जो कि नाक के जो रोम होता है, जो शुरू वाला पार्ट है, जिसको हम बोले हैं, क्या बोले हैं, प्रकोष्ठ बोले। क्या बोले हैं, प्रकोष्ठ। ये प्रकोष्ठ में जो रोम रहता है उसको क्या करता है, रोक लेता है। लेकिन बहुत ऐसे छोटे छोटे कण है जो कि ये उसके रोकने के बस के बात नहीं रहता है। तो वही जो हम लोग को नाक के अंदर जो नाक के जो वाल है, यानी जो दीवार है, उस पर वो चिपचिपा पदार्थ, इसको म्यूकस बोला जाता है, क्या रहता है, सटे रहता है। जैसे उसमें जाकर टकराएगा तो टकराते हुए उसको जाना है कहाँ पर, क्योंकि सीधा रहता, ये छिद्र सीधा रहता, डायरेक्ट चल जाता। तो हो सकता है कहीं डायरेक्ट ट्रेकिया से होते हुए डायरेक्ट हम लोग को लंग्स में पहुँच जाता वो कचरा, लेकिन ये तो ऊपर वाला बनाने वाले उस हिसाब से बना दिए हैं ताकि आराम से वो जाए नहीं, आराम से उसको टकराते हुए जाए। और जैसे टकराएगा तो उसमें जो भी धूल कण है वो चिपचिपा पदार्थ पर पड़ेगा। जैसे चिपचिपा पदार्थ पर पड़ेगा तो धूल कण उसमें क्या हो जाएगा, सट जाएगा। इस तरह सटते सटते पहुँचते एयर क्या हो जाता है, शुद्ध हम लोग को लंग्स तक यानी फेफड़ा तक पहुँच जाता है। ठीक, ये रही हम लोग का कहानी, क्या
अभी लंग्स का। उसके बाद से हम लोग को ये नाक से जो है, नाक के बाद में हम लोग का जो एयर जोन है जाता है कहाँ पे, ग्रसनी में जाता है। कहाँ पे जाता है, ग्रसनी में। ये एयर नाक के बाद से हम लोग जाता है कहाँ पे, ग्रसनी में। ठीक, ग्रसनी के बाद से हम लोग का एयर जाता है जिसका नाम है क्या, कंठ, कंठ द्वार में। ठीक, कंठ द्वार के बाद में हम लोग को एयर कहाँ जाता है, स्वर तंत्र में। ठीक, स्वर तंत्र के बाद एयर हम लोग कहाँ जाता है, ये वहीं श्वास नली में, श्वास श्वास नली। ठीक, श्वास नली से हम लोग को एयर कहाँ पर जाता है, तो जाता है फेफड़ा में। यहाँ पर लिखते हैं फेफड़ा में। फेफड़ा के बाद से देखिए, अब यहाँ पर देखें हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से। अब नासिका भस्म हो गया, यानी नाक से, नाक से एयर हम लोग को गया कहाँ पे, नाक से जैसे जाएगा, जब एयर जब निकलता है तो जाता है ग्रसनी में। कहाँ पे जाता है, ग्रसनी। ग्रसनी के जस्ट पीछे ही रहता है क्या, कंठ द्वार। क्योंकि इसके पिछले वाला चैप्टर में पढ़े हैं लोग, ये ग्रसनी जो है दो गो भाग में बढ़ जाता है, एक कंठ द्वार और एक निगल द्वार। क्या, एक कंठ द्वार एक निगल द्वार। तो निगल द्वार पर भोजन जाता है, लेकिन कंठ द्वार पर क्या जाता है, हवा जाता है। अभी कंठ द्वार का जस्ट अगला भाग होता है क्या, स्वर तंत्र होता है। स्वर तंत्र जो होता है ये हम लोग को इसी के माध्यम से हम लोग क्या होता है, बोल पाते हैं। अगर जिसका स्वर तंत्र अच्छा होता है तो उसका राग भी अच्छा होता है, सुंदर से सुंदर सुंदर बहुत मधुर आवाज़ों में गाना गा पाते हैं। ठीक है, नहीं तो जिसका स्वर तंत्र अगर खराब हो गया तो फाटल बांस जैसन पारा जैसन चिल्लाएगा, फिर भी अपने आप को बहुत बड़का गायकर कहेगा। लेकिन उसको क्या समझ में आ रहा है, जो हमारा जो आवाज़ है फाटल बांस जैसे निकल रहा है, यानी पारा जैसे चुकर रहे हैं। ठीक है, ऐसे उसको समझ में नहीं आएगा। वो समझ रहा है कि हम लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ में हम गा रहे हैं, नहीं पवन सिंह की आवाज़ में गा रहे हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं होता है। तो जो भी हम लोग को स्वर जो निकल रहा है, आवाज़ जो निकल रहा है, इसी स्वर तंत्र के माध्यम से निकलता है। ठीक, ये स्वर तंत्र जो होता है छोटे बच्चों में बहुत पतला होता है, जिसके चलते छोटे बच्चे बहुत पतला बोल पाते हैं। लेकिन वहीं 12 बरस के बाद में जो लड़कों का जो स्वर तंत्र का हो जाता है वो फट जाता है, जिसके चलते उसका आवाज़ भी मोटा होने लगता है, गंभीर होने लगता है। लेकिन महिलाओं में ये स्वर तंत्र लास्ट तक ये खराब नहीं होता है, जेव के तेव रहता है। इसलिए महिलाएं अंत तक, शुरू से लेकर बचपन से लेकर लास्ट तक, मरते समय तक बहुत पतले आवाज़ों में बोलती है सब। ठीक है, लेकिन रेयर केस में कोई मोटा बोलता है वो अलग की बात है, वो एक्सेप्शन होगा। ठीक, उसके बाद से हम लोग को कहाँ पर जाता है, श्वास नली में, जो कि यहाँ पर हमने अपने डायग्राम में दिखाए हुए श्वास नली एंट्री किया। ठीक, अब ये जो श्वास नली जो होता है क्या, ये श्वास नली जो होता है आगे जाके बढ़ जाता है दो भागों में। एक ये राइट वाला फेफड़ा में चल जाता है, एक लेफ्ट वाला फेफड़ा में चल जाता है। ठीक, जिसको हम लोग जो दो भागों में बढ़ जाता है इसका नाम पड़ जाता है क्या, पड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाता है ब्रोंकस पड़ जाता है। क्या नाम पड़ता है, ब्रोंकस। अब ये ब्रोंकस बहुत से सारे पतले पतले भागों में विभक्त हो जाता है, जिसका नाम पड़ जाता है ब्रोंकोलस पड़ जाता है। क्या नाम पड़ जाता है, ब्रोंकोलस। अब ये जो ब्रोंकोलस जो है बहुत से सारे पतले पतले ब्रोंकल डक्ट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, बहुत से सारे पतले पतले ब्रोंकल डक्ट में बदल जाता है। और उस ब्रोंकल डक्ट के अंतिम छोर पर क्या रहता है, जिसका नाम है वायु कोष्ठक, जो कि जी अंगूर के भांति उस ब्रोंकल डक्ट के अंतिम में समझिए जिस तरह है, देखिए लास्ट में खुल नहीं रहा है। ठीक, इस तरह मान लिया ब्रोंकल डक्ट है, बहुत पतले पतले ये होता है डक्ट, उसी में ये अंगूर जैसा रहता है क्या, वायु कोष्ठक यहाँ फंसा रहता है। अंतिम में यहीं तक क्या पहुँच पाता है, ये एयर पहुँचता है। अब जैसे यहाँ पर पहुँचेगा
यानी वाई कोष्ठक में, यानी वाई कोष्ठक की संख्या कितनी होती है, यानी 3 गुणे 10 के पावर 8, यानी 3 करोड़ हुआ। कितना हुआ? 3 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हुआ, यानी 3 लोग करेक्ट है। ठीक है, 3 करोड़ वाई कोष्ठक एक मनुष्य के दोनों फेफड़ों में मिलाकर लगभग में 3 करोड़ वाई कोष्ठक होता है। इसीलिए इसका जो क्षेत्र जो होता है, जो श्वसन के, यानी 400 से लेकर 800 वर्ग फीट होता है। कितना होता है? वर्ग स्क्वायर फीट का इसका क्षेत्रफल हो जाता है। किसके चलते? ये 3 करोड़ ये वायु कोष्ठक के चलते जो इसका श्वसन के क्षेत्र जो हो जाता है 400 से लेकर 800 स्क्वायर फीट तक ये बंट जाता है। ठीक, अब देखिए ये हम लोग समझ चुके जे। अब देखिए, अब जैसे ही श्वसन आएगा, और खास बात यह है कि नासिका छिद्र से लेकर ये ब्रोंकस तक, कहाँ तक? ये ब्रोंकस तक, ये सब के सब ये क्या बना चीज़ से बना रहता है? ये कार्टिलेज। क्या चीज़ से बना रहता है? एक जो हड्डी होती है, 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बोन, एक होता है कार्टिलेज। यानी एक हड्डी होता है, एक अस्थि होता है, एक उपास्थि होता है। ये उपास्थि का बना रहता है। क्या चीज़ का बना रहता है? उपास्थि। यानी सी के आकार के नाक से लेकर ये जो ट्रेकिया जो होता है सी के आकार के कार्टिलेज से बना रहता है। नहीं तो नाक से लेकर यहाँ पर ब्रोंकियोलेस तक जितने भी ये डक्ट है, ये टोटल का टोटल डक्ट क्या चीज़ से बना रहता है? कार्टिलेज नाम के बोन से बना रहता है। कार्टिलेज जो है ये हड्डी है, जिसको कार्टिलेज जो होता है ना, जो बड़े बड़े जो हड्डियाँ है, जैसे आप लोग मुर्गा के लेग पीस वगैरह खाए होंगे, बहुत बड़े बड़े हड्डियों के बीच में देखे होंगे, वहाँ पर जो वाइट सा जो हड्डी होता है उसी को बोलते हैं कार्टिलेज, यानी उपास्थि बोलते हैं, जिसको हम लोग आराम से उसको चबा कर खा लेते हैं। जो माने जो मांसाहारी है वही, जो शाकाहारी है तो नहीं खा पाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से सांस आया ट्रेकिया से होते हुए, माने नासिका छिद्र से कहाँ आता है? नासिका छिद्र के बाद से हम लोग को आता है ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद से कंठ द्वार में, और कंठ द्वार के बाद में स्वर तंत्र में, स्वर तंत्र के बाद में नासिका छिद्र में, और नासिका छिद्र से जो एयर हम लोग को दोनों फेफड़ों में अलग अलग डाइवर्ट हो जाता है, वो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको ब्रोंकस बोलते हैं। ये ब्रोंकस कई छोटे छोटे अपने शाखाओं में बढ़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रोंकोलस। ये ब्रोंकोलस जो होते हैं बहुत से सारे पतले पतले ब्रोंकल डक्ट में बदल जाता है, और उसके अंतिम भाग में इसके मुंहाने पर क्या रहता है? एक छोटे छोटे अंगूर के भांति, एक सेब, अंगूर के सेब के भांति जो रहता है, उसका नाम है वायु कोष्ठिका, जिसको इंग्लिश में एल्वियोली बोलते हैं। उस एल्वियोली में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों के तीनों गैस आकर अवेलेबल हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर में किसी प्रकार के नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, और न किसी प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। केवल एकलौता केवल हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब यहीं पर इसी के पास हम लोग को ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? इससे अस्थाई रिलेशन बनाता है। तो हीमोग्लोबिन जैसे ऑक्सीजन से रिलेशन जब बनाता है तो इसको क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखिए, इसको यहीं पर हम छोड़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा बैक आते हैं। ठीक, अब बैक इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोग पहले जान जाए एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं श्वास को छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसके बारे में हम लोग जाने। ठीक, देखिए, प्रश्वास एक होता है, एक होता है प्रश्वास। तो जब हम लोग नासिका छिद्र से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए, कंठ द्वार से होते हुए, स्वर तंत्र से होते हुए, श्वास नली से होते हुए, फेफड़ा में होते हुए ये
ब्रोंकस ब्रोंकियोलेस से होते हुए वाई कोस्टर से होते हुए हीमोग्लोबिन के सहायता से जब ऑक्सीजन हमारे एक एक सेल में पहुंचता है, वहाँ पर जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, तो इस टोटल प्रोसेस की, इस टोटल जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रश्वास। क्या बोलते हैं? प्रश्वास। उसके बाद से जब यहाँ पर वहाँ पर क्रेब चक्र चलाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्रेब चक्र चलाता है, एक चक्र चलाता है जिसका नाम है क्रेब चक्र। उस क्रेब चक्र के दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होता है। फिर से वहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से वो लेता है और ले आकर फिर से फेफड़ा को छोड़ देता है। ठीक, और फेफड़ा फिर जिस मार्ग से ऑक्सीजन आया था उसी मार्ग से होते हुए नासिका छिद्र से वापस निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं उच्छ्वास। यानी सीधा सीधा शब्दों में हम लोग जाने कि सांस को जो लिया जा रहा है, जिस माध्यम से गया सेल तक, उस टोटल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्वास। और वहाँ से सेल से वापस जब एयर जब हमारे फेफड़ा से होते हुए नासिका छिद्र पर वापस जब निकल जाता है, उसको बोलते हैं उच्छ्वास। क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। ठीक है, ठीक। देखो, प्रश्वास जो होता है उसको बोलते हैं इनहेलेशन। क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। और जो उच्छ्वास होता है उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। इन माने अंदर, एक्स माने बाहर। अगर हिंदी में अगर नहीं याद रहता है उसको इंग्लिश में आदमी याद कर सकता है। इन माने अंदर होता है और एक्स माने बाहर होता है। इनहेलेशन माने अंदर हो रहा है, एक्सहेलेशन माने बाहर जा रहा है। अब देखिए, ये दोनों प्रोसेस को अगर हम लोग मिला देते हैं, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी प्रश्वास और उच्छ्वास, प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों को मिला दिया जाता है तो उसको बोलते हैं स्वच्छोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? स्वच्छोच्छ्वास, यानी ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। परोक्षोच्छ्वास और परोक्षोच्छ्वास और उच्छ्वास, ये दोनों को सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है? स्वच्छोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग बोला जाता है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ देखिए, अभी अब हम लोग समझे, ये पहले फर्स्ट थोड़ा सा हम लोग जान जाएं फेफड़ा के बारे में। किसके बारे में? फेफड़ा। ये जो फेफड़ा जो होता है, ठीक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। इसका जो रंग होता है कैसा रहता है? गुलाबी रहता है। ये स्पंजी रहता है। कैसा? गुलाबी स्पंजी रहता है। आराम से इसको दबाया जा सकता है। ठीक, ये जो स्पंजी रहता है, गुलाबी रहता है, और ये थाइलीन्यूमा रहता है, और इसकी संख्या 2 होता है। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में रहता है। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों के बीच में जो चीज़ रहता है उसको नाम होता है हार्ट। ये हार्ट के कहीं ना कहीं ये क्या करता है? कोऑपरेट करता है, ढक कर रखता है। ये दोनों के दोनों वक्ष गुहा के अंदर रहता है। ठीक, ये दोनों का जो कोऑपरेट करता है, यानी दोनों को आवरण देने के काम करता है, सुरक्षा देने के काम करता है, जिसका नाम है वक्ष गुहा। क्या नाम है? वक्ष गुहा। ठीक, ये जो वक्ष गुहा जो होता है, ये जो फेफड़ा जो होता है, सॉरी, ये फेफड़ा, वक्ष गुहा तो हम लोग समझ गए। वक्ष माने सीना, गुहा माने खाली स्थान। ठीक, जो फेफड़ा जो होता है, जिस जगह पर रहता है उसको बोलते हैं प्लूरल गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल गुहा बोलते हैं। फेफड़ा जिस स्थान पर रहता है, जिस खाली स्थान पर रहता है, उसको बोलते हैं प्लूरल गुहा बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? प्लूरल गुहा बोलते हैं। ये जो एक मेम्ब्रेन डबल झिल्ली में रहता है, क्या चीज़ में रहता है? ये जो फेफड़ा जो होता है डबल झिल्ली में रहता है, जिस झिल्ली का नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? सॉरी, इसका नाम है, ये चारों ओर से जो झिल्ली ढका है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। ठीक, जो चारों ओर से ढका रहता है पतली झिल्ली, ठीक, उसका नाम है, क्या नाम है? पैराटाइडल प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही पैराटाइडल प्लूरा डबल झिल्ली होती है जो कि जो फेफड़ा को क्या करती है? आवरण देकर रखती है। ठीक है, इसको ढक कर रखती है। इसको ढक कर रखने के कारण यह है कि जब भी हम लोग सांस हम लोग लेते हैं तो इसका बाहरी जो है घर्षण के चलते ये क्या हो के
इस पर किसी प्रकार के स्क्रैच ना ये जख्मी ना हो, क्योंकि बार बार हम लोग सांस लेते हैं, बार बार छोड़ते हैं, तो बार बार इसको फूलना है, बार बार इसको पचकना है। ठीक है, इसीलिए इसका आवरण के काम करता है। ये जो है, ये जो मेम्ब्रेन है जिसको पैराटाइडल पुलरा बोलते हैं, पैराटाइडल पुलरा जो होता है, इसके और फेफड़ा के बीच में एक लिक्विड रहता है, एक चिपचिपा लिक्विड रहता है, जिस लिक्विड का नाम है, क्या नाम है, ये म्यूकस नाम है। क्या है? म्यूकस नाम। ये म्यूकस जो काफ़ी चिपचिपा होता है, जो कि ये इसको आराम से अप डाउन होने में काफ़ी सहूलियत प्रदान करता है, ताकि आराम से पचक सके, आराम से ये फूल सके, किसी प्रकार की इसमें भी स्क्रैच नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ये पैराटाइडल पुलरा और म्यूकस दोनों का दोनों क्या करता है, इसको यानी फेफड़ा को सुरक्षा प्रदान करने के काम करता है। ठीक, जब हम लोग लेते हैं, क्या करते हैं, जब हम लोग सांस जो लेते हैं, तो सांस जब लेते हैं तो हमारे वक्ष गुहा में 12 एक तरफ और 12 एक तरफ, यानी 12 दूना 24, क्या हुआ, 24 ठो क्या रहता है, ये बत्ता जिसको पसली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पसली रहता है। वो जो 24 यानी 12 जोड़ी जो पसलियाँ जो क्या करती है, इसको आवरण देने के काम करती है, किसको, यानी हृदय और फेफड़ा को। ठीक, जब हम लोग सांस जब लेते हैं तो ये वक्ष गुहा ये क्या होता है, फूल जाता है। क्या होता है, फूल। जब हम लोग सांस लेते हैं तो एयर ये हम लोग को लंग्स में भरता है, और लंग्स जैसे फूलेगा तो हम लोग क्या होता है, ये हम लोग का क्या बोलते हैं, ये वक्ष गुहा में फूलेगा। वक्ष गुहा फूलेगा, कौन फूलता है उसके पहले, ये पसली फूलता है। ठीक, उसके नीचे ये रहता है डायफ्राम। क्या है नाम इसका, डायफ्राम। क्या नाम है, डायफ्राम। ये जो डायफ्राम, जैसे हम लोग सांस जब हम ले लेते हैं, तो सांस जब ले लेते हैं तो इतना ना ज़्यादा सांस ले लिया जाता है, क्योंकि ये फेफड़ा के पास उतना पावर नहीं रहता है कि इसको फिर से क्या करे, एक्सहेलेशन करे। जब इनहेलेशन कर लेता है, लेकिन एक्सहेलेशन इससे हो नहीं पाता है। तो यही जो डायफ्राम होता है, ये फेफड़ा को एक्सहेलेशन यानी उच्छ्वास करने में मदद करता है। प्रश्वास कर सकता है, लेकिन उच्छ्वास करने में मदद कौन करता है, ये डायफ्राम करता है। जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाता है, नीचे चल जाता है। क्या होता है, नीचे चल जाता है। उसके बाद जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम अपने पुराने पोजीशन में चला जाता है। ठीक, ये जो होता है डायफ्राम, जो गर्भवती जो महिला होती है, डायफ्राम गर्भवती महिलाओं में गर्भ के बाद जैसे जैसे गर्भ धारण उसका होता है, बढ़ते जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे डायफ्राम काम करना बंद है, क्योंकि जो बच्चा जो होता है जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा उसके बाद डायफ्राम भी ऊपर पड़े चलते जाता है, क्योंकि ये जो डायफ्राम होता है काफ़ी ये भी मांसल होता है। ठीक, काफ़ी ऊपर चल जाएगा और एक काम करना बंद कर देगा। अब काम करना जब बंद कर देता है तो महिलाओं सब में ये सुविधा होता है कि जो उसकी पसली जो होती है, जो 12 जोड़ी जो पसलियाँ जो होती है, वो उस समय डायफ्राम के काम करती है। जैसे वो सांस छोड़ेगी सब महिला सब, उसके बाद में जो 12 जोड़ी जो पसलियाँ जो होती है क्या हो जाती है, वो फैल जाती है, और फैलने के बाद में फिर से जिस तरह डायफ्राम सिकुड़ता है तो सांस आदमी यानी उच्छ्वास कर देता है, उसी तरह ये जिस तरह डायफ्राम कर रहा था उसी तरह ये उच्छ्वास की प्रक्रिया कौन कर देता है, 12 जोड़ी पसलियाँ कर देता है। किस, केवल महिला में। लेकिन अगर किसी दुर्घटना में ऊपर वाला ना करे या किसी महिला के साथ इस तरह हो, लेकिन फिर हम लोग जानकारी के लिए हम लोग को पढ़ना जरूरी है कि जिस महिला का अगर किसी एक्सीडेंट में अगर पसली अगर टूट जाता है तो समझिए उसको मरना निश्चित है। क्यों मरना निश्चित है, क्योंकि इसका डायफ्राम तो काम कर नहीं रहा है, पहला बात। और दूसरा बात, जो डायफ्राम के काम कर रहा था उसका 12 जोड़ी पसली, उसमें से कुछ पसली टूट गया, जैसे वो सांस ले नहीं पा रहे, जैसे खाली केवल वो प्रश्वास कर रहे, उच्छ्वास कर नहीं पा रहे, तो केवल प्रश्वास तो काम चलेगा नहीं, उच्छ्वास भी करना जरूरी है, कि ये दोनों प्रोसेस ही एक दूसरे का अन्वयन क्रिया करता रहता है। ठीक, एक आना एक जाना बने रहता है। ठीक, तो खाली प्रश्वास करेगी उच्छ्वास करेगी नहीं, तो आने वाले कुछ ही समय के बाद से वो क्या होता है, ये महिला का देहांत हो सकता है। ठीक, ये जो डायफ्राम होता है काफ़ी
कमज़ोर होता है। कभी कभी दुर्घटना में ऐसे पता चलता है किसी व्यक्ति का कोई एक स्क्रैच भी नहीं आया हुआ है, थोड़ा सा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, वो व्यक्ति का मौत हो गया। तो कभी कभी होता क्या है, ये डायफ्राम पर चोट कस के लग जाता है और डायफ्राम का हो जाता है, टूट जाता है। जैसे डायफ्राम जब टूट जाएगा उसके बाद से सांस तो ले लेगा लेकिन सांस छू नहीं पाएगा, जिसके चलते वो व्यक्ति मर जाता है। कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए, अब हम बता रहे हैं क्या कि जैसे हम लोग सांस लिए, सांस जब हम लोग लिए तो सांस जो लिए धड़धड़ाइले हुए, ये आया नासिका छिद्र से, नासिका छिद्र से आया हम लोग का कहाँ पे, यानी ग्रसनी में, ग्रसनी से आया कंठ द्वार में, कंठ द्वार से स्वर तंत्र में, स्वर तंत्र से श्वास नली में, श्वास नली से उसके बाद से आता है कहाँ पे, फेफड़ा में आता है। कहाँ पे आता है? फेफड़ा में आता है। अब ये फेफड़ा से हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसको उस जो ऑक्सीजन जो गया रहता है उस ऑक्सीजन को अस्थायी से संबंध बनाएगा। तो जैसे हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन से अस्थायी जब संबंध बनाएगा तो उसका नाम पड़ जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या पड़ जाता है उसका नाम? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ले जाकर एक एक सेल में बांट देगा और माइटोकॉन्ड्रिया उससे क्रेब चक्र चलाएगा। क्रेब चक्र दौरान में हम लोग का ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में एंजाइम जब दिया जाता है, बहुत सारे एंजाइम भी रहता है, एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। ये दोनों जल और ऊर्जा हम लोग को इस्तेमाल कर लिए जाते हैं हम लोग को शरीर के द्वारा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ा जाएगा तो वहीं रिलीज जब होगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहीं पर रहेगा कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, फट से इसे फिर से अस्थायी संबंध बनाएगा। जैसे अस्थायी संबंध बनाएगा तो इसका नाम पड़ जाएगा कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन अगर संबंध बनाता है तो उसका नाम पड़ जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से अगर हीमोग्लोबिन अगर संबंध बनाया जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, अब उसके बाद से फिर से वो लेके आएगा फेफड़ा में, फेफड़ा को देगा और फेफड़ा क्या करेगा, वायु कोष्ठक से होते हुए ये फिर से ब्रोंकस, उसके बाद से ट्रेकिया से होते हुए नासिका छिद्र से बाहर निकल कर फिट हो जाएगा। ठीक, ये मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। अब अगला बात देखिए, इस डायग्राम का मतलब क्या है। ये टोटल जितने हम बात बोले हैं अभी तक हम बोले हैं उसका शॉर्ट फॉर्म डायग्राम है। ये क्या है? डायग्राम है, जो कि ये आपके बुक में भी है। ठीक, जैसे समझिए ये वायुमंडल से हम लोग का क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। अब ये हम लोग का क्या है, समझिए श्वसन मार्ग है। क्या है? श्वसन मार्ग है। जैसे ये आया, ठीक, जैसे ये आया तो क्या पड़ गया, ये लंग्स में आया। ठीक, ये लंग्स है। क्या है? ये लंग्स है, लंग्स बनाए हुए हैं। ठीक, ये लंग्स से होते हुए ही निकलेगा। ये समझिए हम लोग का ये जा रहा है, रास्ता है। ठीक, इसको क्या करेगा, लंग्स से ब्लड, उस हीमोग्लोबिन, ब्लड में रहता है हीमोग्लोबिन। अभी हम बोले हैं हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। अब ये जो ग्रहण करके ये जो ब्लड द्वारा ऑक्सीजन जो क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। ब्लड द्वारा ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। और उस परिवहन करके इस ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी प्रसारण कर दिया जाता है। ठीक, उस सेल में क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है। अब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ये हम यहाँ पर हम क्या बना दिए, इसको सेल कह सकते हैं, उत्तक कह सकते हैं। ठीक है, इसी में क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है। अब इस ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है। जैसे विखंडन जब होता है तो उसमें उत्पन्न होगा हम लोग का उत्पन्न होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड ये रुधिर में फिर से क्या हो जाएगा, ये शामिल हो जाएगा। रुधिर में जो रहता है क्या रहता है, वो फिर से हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन जैसे उससे संपर्क बनाएगा तो हो जाएगा एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अभी जो है यहाँ पर ये ब्लड द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, परिवहन करके, और फिर से इसको अगले फेफड़ा में इसको क्या कर दिया जाता है,
दिया जाता है। फेफड़ा इसको क्या करता है, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन से फिर से हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है और फिर से कहाँ चल जाता है गैस, फेफड़ा में। फेफड़ा से फिर से हम लोग शरीर से बाहर यानी नास का छिद्र से होते हुए बाहर निकाल देते हैं। जो भी हमने स्टोरी हम पहले बोले हैं उसका ये डायग्राम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया है। ठीक, जितना भी टॉपिक है उस सब टॉपिक को मैंने कवर करने का प्रयास किया, जो कि ये बहुत आज के जो टॉपिक है बहुत सराहनीय और अच्छा रहा। तो शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन जो हुआ होगा आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा। आज के बाद आप इतना ही समझ जाइए कि अगर आप इसको अच्छा से समझ के अच्छा से अपने दिमागों में उतार लिए तो आज के बाद से फिर से दोबारा कोई किसी प्रकार में, चाहे किसी बोर्ड का एग्ज़ाम हो तो या किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो तो, अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन अगर आया तो आपसे छूट नहीं सकता है। आप इससे खेलिएगा, क्या कीजिएगा, इससे खेलिएगा, इस चैप्टर से खेलिएगा। तो ठीक है, फिर से एक बार मैं पुनः कहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच में इसे शेयर करने का काम कीजिए, ताकि इस वीडियो को बनाने में बहुत से सारे मेहनत लगता है, बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है, तब जाके वीडियो बनकर तैयार होता है। अब आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। तो आपको शेयर करने में, दोस्तों अपने रिश्तेदारों अपने पूरे भारत में फैलाने में कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं लग रहा है। आप इतना तो कम से कम ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं बहुत जल्द इसके अगले वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।